93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। पहाड़ों की वादियों में एक आलीशान बंगलों में रहने वाला शांतनु पिछले एक हफ्ते से बीमार था, वो भी बेहद बुरी तरह से। आंखें उसकी खुल ही नहीं रही थी और कमजोरी इतनी कि आंख खुले तो भी वो उठ न पाए। नाक से पाइप डाल के उसे खाना खिलाया जा रहा था। मंजू, उसकी मां, बुरी तरह डरी हुई थी कि अचानक हुआ क्या उसके इकलौते बेटे को। अच्छा खासा ठीक ठाक था और अचानक ये सब क्या हो गया। कॉलेज के दोस्त भी कई चक्कर मारते रहते, लेकिन कुछ फर्क समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या, वो कैसे ठीक हो सकता है। एक रात मंजू शांतनु के कमरे में जा रही थी उसे देखने की उसकी तबीयत कैसी है कि तभी दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें आई। तुम कितने दिन से बाहर चले गए? अब तुम आगे मुझे काफी अच्छा लगा। और यार वो जो तुमने मुझे कहा था उस समय, यार मुझे हर एक चीज याद है। वो बेंच के पीछे बैठ करके मस्ती करना और उसके बाद में क्लास के हर एक लड़कों को मिल करके तंग करना। मंजू का दिल तो किया कि तुरंत अपने बेटे के कमरे में जाकर अपने बेटे को गले लगा ले, लेकिन सोचा कि इतने दिन के बाद में बेटा ठीक होता दिख रहा है, सुबह आराम से बात करूंगी उससे। लेकिन सुबह फिर से वही कहानी। जगाने के बावजूद शांतनु जाग नहीं रहा था। कितनी आवाजें दी, कितनी कोशिशें की, लेकिन जवान बेटा बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था जैसे बेहोश हो। एक दो दिन के बाद एक आध बार शांतनु दिन में उठता, कुछ देर दीवारों को घूरता और उसके बाद वापस उसी गहरी नींद में चला जाता। उस रात के ठीक 2 या 3 दिन बाद रात को एक बार फिर से मंजू ने उसके कमरे के बाहर जब दरवाजे से कान लगाया तो उसे अंदर से आती आवाजें सुनाई दी। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम कितने दिनों से बाहर चले गए थे, कितनी मस्ती करते थे। अब तुम आ गए, मुझे काफी अच्छा लगा। और याद है वो जो तुमने मुझसे कहा था उस समय, यार मुझे हर एक चीज याद है। वो बेंच के पीछे बैठ करके मस्ती करना और उसके बाद में क्लास के हर एक लड़कों को मिल करके तंग करना। साफ पता चल रहा था कि शांतनु किसी से बात कर रहा था अपने कमरे में। काफी देर तक मंजू ने बाहर ही खड़े रह के सुनने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खुसफुसाहट की ही आवाजें सुनाई देती रही। कौन क्या बोल रहा है कुछ सुनाई नहीं दिया। मंजू से अब रहा नहीं गया। वो एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर गई और देखा शांतनु शायद किसी से फोन पर बात कर रहा था। हर एक चीज मंजू ने पास जाके शांतनु के हाथ से फोन लेकर देखा। फोन लॉक था और शांतनु फोन पे बात नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी नींद में ही बड़बड़ा रहा था। मंजू वही शांतनु के पास बैठकर कुछ देर तक रोती रही और फिर अपने कमरे में चली गई। रात को जब वो पानी पीने उठी तो सोचा देख ले कि शांतनु ठीक है या नहीं, तो कमरे के पास गई और एक बार फिर वैसी ही आवाजें उसे दोबारा सुनाई दी। मंजू ने दरवाजा जरा सा खोलकर झांका तो पाया शांतनु फोन पर ही बात कर रहा था। मंजू ने इस बार जाके फोन छीना। शांतनु की बड़ी बड़ी आंखें मंजू को ऐसे घूर रही थी जैसे वो बेहद नाराज हो। मंजू ने फोन हाथ में लेकर शांतनु से कई बार पूछा कि वो किससे बात कर रहा था, लेकिन शांतनु के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। कुछ देर तक उसने सब कुछ सुना और फिर चुपचाप अपनी आंखें
उसने बंद कर ली। मंजू ने भी इस बार फोन उसे नहीं दिया। अपने कमरे में आकर उसने फोन चेक किया तो पाया कि उसमें कोई कॉल हिस्ट्री थी ही नहीं, और जो बैलेंस बीमार पड़ने से एक दिन पहले शांतनु ने भरवाया था, फोन में इस वक्त भी उतना ही बैलेंस था। देर रात वो चुपचाप दबे पांव दोबारा पहुंची शांतनु के कमरे में, तो वहां जाकर देखा कि शांतनु अपने बिस्तर पर नहीं था। मंजू को लगा कि शायद वो बाथरूम गया होगा। तकरीबन 2 मिनट तक वो वहीं पर रुकी रही, लेकिन फिर जब शांतनु नहीं आया तो वो बाहर निकलने को पलटी, और पलटते ही पीछे से एक आवाज ने उसे रोक दिया। मंजू ने पलटकर देखा तो शांतनु बिस्तर के ऊपर बैठा उसी को देख रहा था। मंजू तो जैसे वहीं बेहोश हो जाती, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और भागती हुई शांतनु के पिताजी विजय के पास गई, और रोते बिलखते हुए एक ही सांस में वो सब कुछ बोल गई। विजय तुरंत उठकर मंजू के साथ भागा शांतनु के कमरे की तरफ, और जाकर दोनों ने देखा कि शांतनु अपने बिस्तर पे क्या, पूरे कमरे में कहीं नहीं था। दोनों ही शांतनु को ढूंढने में लग गए, लेकिन पूरे घर में शांतनु उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मंजू की उम्मीद छोड़ने से ठीक पहले ही मंजू ने विजय का हाथ पकड़ लिया, उसे इशारा किया तो दोनों ने अपना सारा ध्यान उस आवाज की ओर लगा दिया। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती गई। उन्होंने देखा कि उनके नए फ्रिज का बड़ा सा कार्टन खिसता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। दोनों से करीब जाए इससे पहले ही उसके अंदर से शांतनु की कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख सुनी। चीखते चीखते ही उस कार्टन के अंदर से पहले शांतनु का सर निकला, फिर उसके ऊपर हाथ उठे और फिर उस कार्टन को शांतनु चीखता हुआ अपने हाथों और पैरों पर उल्टा होकर चलता हुआ अपने कमरे के दरवाजे तक आया, और उसके बाद गिरकर बेहोश हो गया। बेहोशी में भी शांतनु ऐसे तड़प रहा था जैसे उसके बदन पे लगातार खौलता तेल डाला जा रहा था। अफरा तफरी ने डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने आते ही पहले शांतनु को नींद का हाई डोज इंजेक्शन दिया, और तब कहीं जाके उसकी तड़प कम हुई। नब्ज देखने और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि शांतनु तो बिल्कुल ठीक है, उसे सिर्फ आराम और नींद की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर के जाने के कुछ ही देर में शांतनु का तड़पना फिर से शुरू हो गया। शांतनु की चीखें मंजू और विजय को अपने बेटे के लिए पागल किए जा रही थी। सारी कोशिशों के बावजूद भी शांतनु नहीं संभाले जा रहा था। विजय आखिर में उसके पास जाकर चिल्लाया, शांतनु, शांतनु मेरी बात सुन। शांतनु बस कर शांतनु बस। और कितनी जान लेगा हमारी, बस कर शांतनु बस। शांतनु की चीखें एकदम एक ही पल में अचानक से रुक गई। विजय ने मंजू की तरफ खुशी से देखा, लेकिन उसकी खुशी बस शायद उसी एक पल की थी।
क्योंकि ठीक तुरंत ही आंखें बेहोशी में पलट के अब मंजू ऐसे ही पागलों की तरह चीखने लगी, पागलों जैसी तड़पने लगी। विजय की तो जैसे जान अटक गई थी अपनी बीवी और बेटे की इस तड़प को देखकर। विजय ने शांतनु को छोड़कर अब मंजू को संभालना शुरू किया। मंजू की चीखें इतनी तेज थी जैसे मंजू को चाकुओं से कोई बुरी तरह से गोद गोद कर मार रहा हो। विजय अपनी सारी हिम्मत हारता जा रहा था कि ठीक तभी अचानक मंजू की चीखें बंद हो गई और मंजू और शांतनु दोनों उठकर एक झटके से ऐसे बैठ गए जैसे कि दोनों को बिजली का झटका दिया गया हो। और बैठे बैठे बड़ी बड़ी आंखों से दोनों इस वक्त विजय को घूर रहे थे। विजय उन दोनों को पलट पलट के कुछ पलों तक देखता रहा और फिर ऐसे तड़प के चिल्लाने लगा जैसे उसको किसी ने उबलते पानी के पतीले में डाल दिया। विजय की चीखें भी शांतनु और मंजू जैसी ही भयानक और दर्दनाक थी। और कुछ ही देर के बाद में सब कुछ बिल्कुल सन्नाटे में तब्दील हो गया। पूरा घर शांत था, एक आवाज नहीं थी कहीं भी। मंजू को होश आया तो उसने देखा कि विजय जमीन पर पड़ा है और शांतनु उसे घूरे जा रहा है। मंजू को जागा हुआ देखकर शांतनु थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसने कहा, इसको यहां से बाहर ले जा, मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, आईना अंदर आना तो खटखटा कर आना, समझी बुढ़िया। विजय को घसीट कर जैसे ही मंजू ने कमरे से बाहर निकाला तो कमरे का दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। बंद दरवाजे के इस पार मंजू ने सुना कि शांतनु एक बार फिर किसी से बातें कर रहा था। दरवाजा थोड़ा सा खोल कर देखा और याद है तो शांतनु तुमने मुझसे कहा था बिस्तर पर नहीं, मुझे हर एक चीज अलमारी के ऊपर बैठा था और उसके बाद और सचमुच किसी से बात कर रहा था। और याद है वो जो और कहा था उस समय मंजू के अंदर झांकते ही शांतनु ने और उसके बाद उसकी ओर पलट के कहा, और इतना कहते के साथ ही मंजू के मुंह पर जोर से कमरे का दरवाजा आकर लगा। मंजू के चेहरे पर जब शांतनु के कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो मंजू को बहुत जोर की चोटें आई, लेकिन इस बार अपने बेटे को ना खोने की ठान ली थी उसने और एक धक्के में दरवाजे को दोबारा खोला और चिल्लाकर बोली, आखिर क्या चाहते हो मेरे बेटे से? उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? कौन हो तुम? शांतनु मुस्कुराता हुआ अलमारी से अपने बिस्तर पर कूदा और उसने कहा, मुझे नहीं पहचाना बुढ़िया? अरे मतलब आंटी, मैं शांतनु का दोस्त पप्पू। मंजू की आंखें फैल चुकी थी। उसकी आंखों के सामने 10 साल पुरानी कहानी दौड़ गई। शांतनु के स्कूल के पास ही एक लड़का रहता था जिसका नाम था पप्पू। बेहद बदमाश, बुरा और छोटी छोटी बात पे सबसे मारपीट करने वाला। उससे हमेशा मिलने जुलने से मंजू और विजय शांतनु को रोका करते थे, लेकिन बचपन की दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटती। उसके बाद एक दिन पता चला कि पप्पू बुरी संगत में तो था ही, घर से भाग गया और उसके बाद एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई।
9 दिन पहले शांतनु अपनी स्कूल की रीयूनियन पार्टी में गया था और जब शांतनु वहां पहुंचा तो शायद वहीं शांतनु के साथ ये बुरी शक्ति उसे पीछे पीछे आ गई। अपने बेटे की यह हालत देखने के बाद विजय और मंजू ने अपने बेटे को तुरंत उस कमरे में बंद किया और निकल पड़े पप्पू के बारे में पता करने। वहां पप्पू के पुराने घर पे पहुंच के पता चला कि पप्पू के घर छोड़ के जाने के कुछ महीनों बाद ही उसके घर वालों ने वो मकान छोड़ दिया और वहां से दूर पहाड़ी के उस पार एक मकान लिया था। वहां का पता लेकर बड़ी मुश्किल से अंधेरा होते होते वहां पहुंचे। पहुंच के पता चला कि पप्पू के माँ बाप अब वहां भी नहीं रहते। मंजू और विजय हताश होकर वापस घर लौटे, लेकिन घर लौटने में शायद थोड़े नहीं बहुत लेट हो गए थे। शांतनु के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा उसी अलमारी के सामने ही शांतनु जमीन पर लेटा हुआ था और अलमारी का रंग लाल हो चुका था क्योंकि शांतनु ने अपना सर मार मार कर खून की हर एक बूंद शायद अपने शरीर से निकाल दी थी। अब मंजू और विजय दिन में आपस में बातचीत नहीं करते, लेकिन कई बार पड़ोसियों ने सुना है कि वो दोनों शांतनु को किसी न किसी बात पर अक्सर डांटते रहते हैं। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।